नमस्ते, मैं विद्या आज आपको पढ़ाऊंगी क्रिया का टॉपिक। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के करने का पता चले या स्वयं होने का ज्ञान हो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। बल्कि हम इसमें एक शब्द और जोड़ते हैं कि किसी कार्य के करने का बोध हो, किसी कार्य के खुद होने का बोध हो या फिर किसी स्थिति का बोध हो, उसे हम कार्य क्रिया कहते हैं। स्थिति मतलब जैसे सोना, ये एक स्थिति है। बैठना, ये भी एक स्थिति है। तो व्याकरण के हिसाब से तो ये क्रिया है, पर हमें ऐसे लगता है कि कार्य तो कुछ नहीं हो रहा, पर स्थिति तो है। तो इसलिए हमने एक शब्द और जोड़ा है कि चाहे किसी शब्द से कार्य के करने का हमें पता चले या स्वयं होने का पता चले या फिर किसी स्थिति का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे पढ़ना, इसमें हमें किसी कार्य के करने का पता चलता है। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये ऐसे शब्द हैं कि हमें पता है कि कोई इन्हें कर रहा है, यानी किसी के करने का पता चल रहा है। जैसे उठना, बैठना, ये एक स्थितियां भी हैं। रोना, चलना आदि बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। खाना, पीना, दौड़ना, उठना, भागना, चलना, नाचना, गाना, खेलना, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं और ये क्रिया के सामान्य रूप हैं। ये सारे क्रिया के सामान्य रूप हैं। वाक्य में हम जब प्रयोग करते हैं तो क्रिया के सामान्य रूप को हम प्रयोग नहीं करते। इनमें काल के अनुसार, लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार प्रत्यय लगा के हम इनका उपयोग करते हैं। जैसे पढ़ना शब्द है। अब पढ़ना शब्द ज्यों का त्यों क्रिया के रूप में वाक्य में उपयोग नहीं किया जाएगा। जब हमें इसका वाक्य में उपयोग करना है तो हम इसकी 3 चीजें देखेंगे। कौन से लिंग के लिए करना है, कौन से वचन के लिए करना है और कौन से काल के लिए करना है। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ना शब्द का क्रिया के रूप में प्रयोग करेंगे। ये तीनों क्रिया के विकार भी हैं। क्रिया के विकार 3 होते हैं, जो कि ये हैं लिंग, वचन और काल। तो जो पढ़ना शब्द है ये एक क्रिया है और क्रिया का सामान्य रूप है। इसको अगर हमें वाक्य में प्रयोग करना है तो हम ऐसे करेंगे। जैसे हमने कोई एक वाक्य बनाना है वर्तमान काल के लिए और पुल्लिंग में बनाना है, तो हम लिखेंगे राम पत्र पढ़ता है। राम पत्र पढ़ता है। तो यहाँ पे जो पढ़ना था ये ऐसे का ऐसा उपयोग नहीं किया। इस पढ़ना शब्द में से धातु निकाला पढ़ और इसमें फिर ता प्रत्यय जोड़ा है। पुल्लिंग के अनुसार, वर्तमान काल के अनुसार और राम शब्द एक वचन में है, एक वचन के अनुसार। तो ये शब्द बनेगा पढ़ता है। इसी तरह अगर हमें यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करना है तो सीता पत्र पढ़ती है, ये आ जाएगा। ये दोनों ही एक वचन के हो गए हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो हो गए, लेकिन वचन दोनों में एक है। अगर हमें बहुवचन में उपयोग करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे पत्र पढ़ते हैं। बच्चे पत्र पढ़ते हैं, ये बहुवचन का उपयोग आ जाएगा यहाँ पे। और काल भी हम बदल सकते हैं। भूतकाल में लिखेंगे तो हम लिखेंगे राम पत्र पढ़ेगा। ये भविष्य काल का हो गया। राम पत्र पढ़ेगा, ये भविष्य काल हो गया। और भूतकाल में हो जाएगा
राम ने पत्र पढ़ा, ये भूतकाल के लिए हो जाएगा। तो हमें तीन चीजें देखनी है, क्योंकि ये तीन ही क्रिया के विकार होते हैं, लिंग, वचन और काल। कोई भी सामान्य क्रिया है उसको एज ए क्रिया वाक्य में उपयोग करना है तो हमें उसके विकारों के, क्रिया के विकारों के अनुसार ही उपयोग करना होगा। ज्यों की त्यों सामान्य क्रिया वाक्य में उपयोग नहीं की जाएगी। अगर किसी वाक्य में सामान्य क्रिया का रूप ज्यों का त्यों वाक्य में उपयोग कर दिया गया है तो वहां पे वो क्रिया नहीं कहलाएगा, वहां पे वो संज्ञा बन जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, मैं पढ़ना चाहती हूं, मैं पढ़ना चाहती हूं। तो यहाँ के पढ़ना जो शब्द है ये ज्यों का त्यों आ गया, जो सामान्य क्रिया थी वो ज्यों की त्यों आ गई, तो इसे हम क्रिया नहीं कहेंगे, इसे हम संज्ञा कहेंगे और इस संज्ञा का नाम होगा क्रियार्थक संज्ञा। क्रियार्थक संज्ञा। संज्ञा का टॉपिक हमने पीछे किया था, उसमें हमने कुल 5 प्रकार की संज्ञाएं की थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उन पांचों में से ही ये नहीं है, लेकिन संज्ञा की तरह इसका उपयोग किया गया है। तो इसे हम एक और नाम देंगे जो मूल रूप से क्रिया होते हुए भी संज्ञा का काम कर रही है, तो इसका नाम है क्रियार्थक संज्ञा। कई बार इसको क्रियावाचक संज्ञा भी कह दिया जाता है। यहाँ पे ये कर्म कारक के रूप में आई है, ऑब्जेक्ट के रूप में। पढ़ना सभी के लिए आवश्यक है, पढ़ना सभी के लिए आवश्यक है, ऐसे भी इसका उपयोग हो सकता है। ये भी यहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा है। इंग्लिश में इसको जेरंड कहते हैं, हिंदी में इसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर कोई सामान्य क्रिया वाक्य के अंदर ज्यों की त्यों आ गई है तो वो क्रिया के रूप में वहां पे नहीं है, वो क्रियार्थक संज्ञा है। क्रिया के रूप में तभी आएगी जब उसका लिंग, वचन और काल के अनुसार रूप बदला जाएगा, तभी वो क्रिया बनेगी। इसकी एक और पहचान है, हिंदी में वाक्य बनाते समय जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, वो वाक्य के अंत में आती है और क्रियार्थक संज्ञा वो मुख्य क्रिया से पहले कहीं आएगी, अंत में नहीं आएगी। जैसे ये वाक्य लिया हमने, मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसकी मुख्य क्रिया चाहती है और सहायक क्रिया हूँ है, पढ़ना इसकी क्रिया नहीं है। नीचे वाले वाक्य की क्रिया है मुख्य क्रिया। तो यहाँ दोनों ही वाक्य में ये क्रियार्थक संज्ञा है, इन वाक्यों में ये क्रिया के रूप में है। तो ये सारी सामान्य क्रिया है। सामान्य क्रिया की एक पहचान होती है कि धातु के पीछे ना लगा होता है, जैसे ना सब में लगा हुआ है। अगर हम ये ना हटा देंगे तो इसमें से धातु बचेगा। धातु क्या होता है? धातु मूल रूप होता है, क्रिया का मूल रूप। अगर हम क्रिया का टॉपिक कर रहे हैं, भाषा से संबंधित है, व्याकरण है, तो धातु का मतलब है क्रिया का मूल रूप। अगर हम किसी और विषय में, साइंस में या किसी और विषय में जाएं तो वहां पे धातु का मतलब होगा मूल रूप। वो किसी का भी मूल रूप हो सकता है। जैसे एक लोहे की पाइप है, उस पाइप का मूल रूप धातु है, यानी उसको गला देंगे हम तो वो लोहा बन जाएगा, और जो मूल रूप में आ जाएगा जिसमें आकार नहीं होगा उसे हम कहेंगे धातु। तो हम बात व्याकरण की कर रहे हैं और व्याकरण में भी मूल रूप ही होता है किसका? क्रिया का। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु की परिभाषा है, क्रिया का मूल रूप धातु होता है। क्रिया का मूल रूप। अब जैसे पढ़ना क्रिया है तो इसमें से ना हटा देंगे हम। लिखना क्रिया है, ना हटा देंगे। खा, उठ, बैठ, रो, चल, खेल आदि बहुत सारी क्रियाएं होंगी। धातु में अगर ना लगा दिया, तो सामान्य रूप बनेगा, ना हटा दिया तो धातु बच जाएगा।
जब भी हम प्रत्यय का टॉपिक करेंगे और प्रत्यय जोड़ेंगे, क्रिया में जब प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया में नहीं जुड़ते, वो धातु में जुड़ते हैं। तो धातु का हमें पता होना चाहिए, धातु निकलता कैसे है, क्रिया के सामान्य रूप में से ना हटाने से धातु बचता है। तो क्रिया के भेद करेंगे आगे हम। क्रिया के बहुत सारे भेद हैं, कई आधारों पे भेद किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कर्म के आधार पर भेद। कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के आधार पे भेद। जैसे हमने पिछली कक्षा में कारक पढ़े थे, कर्ता कारक, कर्म कारक। कर्म कारक को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं और उसी कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म कारक की आवश्यकता नहीं होती और सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म कारक की आवश्यकता होती है। तो कर्म के आधार पे क्रिया के दो भेद हैं। क्रिया के बहुत सारे भेद हैं अन्य अन्य तरीके से, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें कर्म के आधार पे ही हैं और यही करने हैं सबसे ज़्यादा, बाकी भी हम सारे करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, अकर्मक और सकर्मक। कर्म के आधार पे दो भेद, अकर्मक और सकर्मक। तो पहले हम अकर्मक करेंगे और सकर्मक। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्म की आवश्यकता होती ही नहीं है, और सकर्मक जिसमें होती है। तो हम कैसे पहचाने कि इसमें कर्म की जरूरत है या नहीं है? तो हम बिल्कुल देसी तरीके से सोचेंगे। जैसे हमें क्रिया करनी है पीना, पीना क्रिया करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। दूध, लस्सी, पानी, शरबत, कुछ भी, यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास है तभी हम ये क्रिया कर पाएंगे। इसका मतलब पीना क्रिया सकर्मक है। इसी तरह खाना क्रिया भी सकर्मक है, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर कुछ जाएगा तभी हम ये क्रिया कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ये क्रिया भी सकर्मक है। जैसे हंसना, हंसना क्रिया करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, हम हंस सकते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट के। तो ये क्रिया कौन सी है? अकर्मक है। ये तो हमारा एक व्यवहारिक ज्ञान है कि किसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, किसी चीज़ के बिना, किसी के भी बिना क्रिया ना हो तो वो सकर्मक है, और बिना किसी की क्रिया हो जाए तो वो अकर्मक है। लेकिन इसको व्याकरण में कैसे पहचानते हैं? व्याकरण में हमें करना होगा कि वाक्य में उपयोग करके देखेंगे और उसमें क्या से प्रश्न उठाएंगे। अगर क्या का जवाब मिल जाता है तो वो सकर्मक है, नहीं तो क्रिया अकर्मक है। तो पहले हम सामान्य रूप करते हैं। सामान्य रूप में जैसे हंसना, हंसना क्रिया के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो हंसना क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी। अब हमें पता चल गया कि हंसना अकर्मक है, तो रोना क्रिया भी तो हो सकती है ना। रोना भी कौन सी है? अकर्मक ही है। सोना, सोना कौन सी होगी? अकर्मक ही होगी। भाई आप कहोगे सोने के लिए बेड आदि की जरूरत होगी, तो बेड पर सोया जाता है, वह बेड तो आधार हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बेड के बिना भी सोया जा सकता है, धरती पे भी सोया जा सकता है। जहां पर क्रिया होती है वो अधिकरण कारक होता है, कर्म कारक नहीं होता। हम ये क्रिया बिना किसी ऑब्जेक्ट के पूरी कर सकते हैं। तो सोना क्रिया कौन सी है? अकर्मक है। सोना अकर्मक है तो जागना भी कौन सी है? अकर्मक ही है। आना और जाना बिना किसी ऑब्जेक्ट के हो सकती है। आना, जाना और चलना, चलना शब्द हमें समझ में आ गया कि अकर्मक है। तो चलने को थोड़ा सा तेज कर दो, दौड़ना, ये भी अकर्मक है। भागना, ये भी अकर्मक है, थोड़ा और तेज कर लो, उड़ना, ये भी अकर्मक है। खेलना भी अकर्मक है। तो ऐसे हम बहुत सारी क्रियाएं छांट सकते हैं जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही खाना, पीना, पढ़ना, लिखना,
इन क्रियाओं में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये क्रियाएं कौन सी है? सकर्मक है। जिसमें ऑब्जेक्ट के बिना पूरी हो ही ना, उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक कहेंगे। ये जो सकर्मक और अकर्मक है, ये सामान्य रूप आए तब हम ऐसा सोच सकते हैं। अगर यही क्रियाएं वाक्य में आ जाए तो हमें वाक्य में देखना होगा कि ये किस रूप में आई हुई है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो मूल रूप से क्रिया अकर्मक होती है वो वाक्य में कभी कभी सकर्मक भी बन जाती है, और जो सकर्मक क्रिया होती है वो वाक्य में अकर्मक भी बन जाती है। तो दो तरीके से हमें सोचना है। क्रिया का मूल रूप आए तो हम इस तरह से सोचेंगे कि अगर उसमें ऑब्जेक्ट के बिना पूरी हो रही है तो वह अकर्मक है, नहीं तो सकर्मक है। लेकिन वाक्य में आ जाए तो हमें वाक्य में कर्म कारक ढूंढना है, उसके हिसाब से उत्तर देंगे। जैसे हम दो प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी अकर्मक है? इनमें से कौन सी क्रिया अकर्मक है? और ऑप्शन है पीना, देखना, सी है जागना, और डी है देना। इनमें से कौन सी क्रिया अकर्मक है? यानी पीना क्रिया करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, पानी, दूध, लस्सी, कुछ भी, ये सकर्मक है। देखने के लिए हमें चित्र की जरूरत है, चित्र कुछ भी हो सामने आके, क्या देखता है? चित्र देखता है, दृश्य देखता है, फिल्म देखता है, यानी कुछ होगा तब हम क्रिया पूरी कर पाएंगे। जागना के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। देना यानी पुस्तक देता है, पैसे देता है, पैसे लेता है, ये ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसका मतलब इसका उत्तर है सी, जागना। ये क्रिया अकर्मक है। एक तो ये रूप है जो पेपर में आता है, सामान्य रूप से पूछी जाती है। तो हम ऐसे विचार करेंगे, अगर ये वाक्य में पूछी जाए तो हमें एक तरह से और सोचना है। जैसे हम एक वाक्य लिखेंगे, एक प्रश्न हमने और लिखा है, जैसे इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है। ऊपर वाली में हमने किया था इनमें से कौन सी क्रिया अकर्मक है। अगर ऑप्शन ऐसा आए तो हम ऐसे सोचेंगे। अगर ये वाले ऑप्शन आ जाते हैं, इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है, तो अब हमें ये नहीं देखना कि इसमें मूल रूप से कौन सी अकर्मक से अकर्मक हो। मूल रूप से अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो, वाक्य के अंदर आके चेंज हो सकती है, क्रिया बदल सकती है। कभी अकर्मक सकर्मक और कभी सकर्मक अकर्मक में बदलती रहती है। तो हमें वाक्य के अंदर कर्म कारक छांटना होगा। अगर कर्म कारक है तो क्रिया सकर्मक है, और कर्म कारक नहीं है तो क्रिया अकर्मक है। कर्म कारक को कैसे छांटते हैं? क्या से या किसे से प्रश्न उठा के कर्म कारक का हमें पता चल जाएगा। क्या और किसे, इन दोनों से हम प्रश्न उठाएंगे। कर्ता को छांटने के बाद इन दोनों से प्रश्न उठाएंगे। अगर इन दोनों में से किसी एक का भी जवाब मिल जाता है तो वह कर्म कारक है। इसमें पहला ऑप्शन है हवा चल रही है। हवा चल रही है। हमने जब क्रिया की परिभाषा लिखी थी तो तीन बातें लिखी थी कि या तो क्रिया किसी कार्य का किसी के द्वारा करने का पता चले, या कोई कार्य स्वयं हो रहा हो, या फिर कोई स्थिति हो, इनको हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो क्रिया है चलने की, वो हवा के द्वारा स्वयं ही हो रही है। यहाँ क्रिया स्वयं हो रही है, और जब क्रिया स्वयं हो रही हो तो जिसके द्वारा हो रही है उसे हम कर्ता मान लेंगे। तो हवा चल रही है, चलने का काम किसके द्वारा हो रहा है? हवा के द्वारा। हवा शब्द यहाँ पे कर्ता है और चल रही क्रिया है। ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई, इसमें कर्म कारक है ही नहीं। तो ये क्रिया कौन सी है? अकर्मक है। गेहूं पिस रहा है, यहां पर भी क्रिया स्वयं हो रही है और पिसने का काम गेहूं स्वयं कर रहे हैं।
हमें ये नहीं देखना कि गेहूं अपने आप कैसे पिसेंगे, गेहूं कोई चक्की चलाएगा तब पिसेगा, वो बताने पे डिपेंड करता है कि राम गेहूं पीस रहा है। अगर ये वाक्य आई तो सकर्मक है। गेहूं पिस रहा है, हमें बोध हो रहा है कि गेहूं स्वयं पिस रहा है, तो ये क्रिया भी कौन सी है? अकर्मक है। गेहूं शब्द को कर्ता मानेंगे और पिस रहा है क्रिया है। पुजारी चंदन घिस रहा है, इसमें घिस रहा है, ये वाला भाग सारा क्रिया का भाग है, ये क्रिया है। और घिसने का काम कौन कर रहा है? पुजारी। तो पुजारी शब्द यहाँ पे क्या है? करता है। अब इसमें एक शब्द बच गया, चंदन। इसको हम देखेंगे ये क्या है। हमने कर्ता छाट लिया है, तो हम प्रश्न करेंगे पुजारी क्या घिस रहा है? चंदन घिस रहा है। तो क्या का जवाब किस में आया? चंदन में। तो ये चंदन शब्द को हम मान लेंगे कर्म। इस वाक्य में कर्म कारक है, तो ये क्रिया कौन सी है? सकर्मक है। अगली लाइन देखेंगे, बच्चा सो रहा है। सो रहा है ये क्रिया है, और कौन सो रहा है? ये काम, सोने की क्रिया किसके द्वारा की जा रही है? बच्चों के द्वारा। तो बच्चा शब्द हो जाएगा कर्ता। कर्ता और क्रिया, इसमें कोई अन्य शब्द नहीं बचा जिसे हम कर्म कारक या अन्य कुछ छांट सके, तो ये क्रिया भी कौन सी है? अकर्मक है। तो इस प्रकार हमें सकर्मक छांटनी थी, तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? पुजारी चंदन घिस रहा है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमें समझ में आया कि प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे भी आ सकते हैं। ऐसे आए तो हम सामान्य तरीके से व्यवहारिक रूप से देख लेंगे, और इस तरह से आए तो हम कर्म कारक छांटेंगे उसमें। अगर कर्म कारक है तो क्रिया सकर्मक है, नहीं तो क्रिया अकर्मक है। अब हम देखेंगे कि क्रिया बदलती कैसे है। हम एक वाक्य लिखते हैं जिसमें हमें पता चलेगा कि कैसे अकर्मक क्रिया सकर्मक में बदल जाती है। जैसे वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। यहां पे देखा जाए तो खेल रहा है ये क्रिया है, और इसको करने वाला है वह, ये करता है। कर्ता और क्रिया, यहां पे ये अकर्मक क्रिया है। अगर इसी को हम ऐसे लिखें, वह खेल खेल रहा है, तो अब ये जो खेल शब्द है, खेलना क्रिया का भाग है। खेल रहा है ये मुख्य क्रिया है, रहा है इसकी सहायक क्रिया है, और ये पूरा भाग क्रिया का भाग है। और जो ये खेल शब्द है, ये खेल का नाम हो सकता है या खेल शब्द भी आ सकता है, ये क्रिया का भाग नहीं है। तो ये क्रिया है, इस क्रिया को करने वाला वह है, वह कर्ता हो गया। अब ये एक शब्द बच गया, इसको हम क्या नाम देंगे? ऑब्जेक्ट। वह क्या खेल रहा है? वह खेल खेल रहा है। खेल की जगह खेल का नाम भी रख सकते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, जो भी आप चाहो। तो ये शब्द क्या बन गया यहाँ पे? कर्म कारक। और जब वाक्य में कर्म कारक आ जाता है तो वो क्रिया कौन सी बन जाती है? सकर्मक क्रिया। यहाँ पे खेलना क्रिया अकर्मक है, और यहाँ पे खेलना क्रिया सकर्मक है। तो इस तरह अकर्मक क्रिया सकर्मक में बदल गई। वह चलता है, चलना क्रिया मूल रूप से अकर्मक है, खेलना क्रिया भी मूल रूप से अकर्मक है। वह चलता है, वह करता, चलता है क्रिया, ये अकर्मक क्रिया के रूप में उपयोग है। वह चाल चलता है। अब एक शब्द और जुड़ गया है, वह क्या चलता है? चाल। क्या का जवाब आने के कारण इसको हम कहेंगे कर्म कारक। तो ये क्रिया कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया। तो इसी प्रकार और अन्य क्रियाएं भी आ सकती हैं जो अकर्मक होती है लेकिन सकर्मक के रूप में उपयोग की जाती है। तो वाक्य के अंदर हमें देखना पड़ेगा कि वो किस रूप में आई है। इसी प्रकार अगर हम पढ़ना क्रिया लें तो मूल रूप से पढ़ना क्रिया
सकर्मक थी। जैसे राम पत्र पढ़ता है, यहाँ पे ये सकर्मक है। पर पढ़ना क्रिया का एक और रूप आ जाए, जैसे उसकी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अब ये रूप आ जाता है, तो यहाँ पे जो पढ़ना क्रिया है वो कर कौन रहा है? बहन, ये करता है। और कक्षा शब्द में और पर आया यहाँ पे, ये अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक, कर्म कारक नहीं है, अधिकरण कारक। और 10वीं शब्द इसी कक्षा का विशेषण है और उसकी शब्द संबंध कारक है। इस वाक्य में कहीं पर भी कर्म कारक नहीं है। तो यहाँ जो ये पढ़ना क्रिया है ये किस रूप में आई है? अकर्मक के रूप में। तो इस प्रकार अकर्मक सकर्मक में और सकर्मक अकर्मक में बदल जाती है। अब ये वाली लाइन लिखी थी हमें, राम पत्र पढ़ता है। अगर इसमें से पत्र को हटा दिया जाए, राम पढ़ता है, तो ये अकर्मक कही जा सकती है। वो फिर हमें ऑप्शन देखने होंगे। जैसे ऑप्शन आ जाए, राम पढ़ता है, राम खाना खाता है, राम पत्र लिखता है, राम चित्र देखता है। तो ये 4 लाइन है। इनमें इसको हम क्या मानेंगे? देखो, इसमें खाना शब्द क्रम है, इसमें पत्र शब्द क्रम है, इसमें चित्र शब्द क्रम है और मूल रूप से सारी ही सकर्मक है। लेकिन तीनों में क्रम कारक दे दिया और एक लाइन में क्रम कारक नहीं दिया, तो इस लाइन को हम मानेंगे अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म कारक नहीं है। एक रूप और आ सकता है, जैसे आ जाए, राम पढ़ता है, राम लिखता है, राम देखता है, राम सोता है। यहां पर कहीं पर भी कर्म कारक नहीं है। और इसमें से पूछ लिया कि इनमें से कौन सी अलग है या इनमें से कौन सी अकर्मक क्रिया है, तो हम कैसे बताएंगे? कर्म कारक किसी में भी नहीं है। अगर इस तरह के ऑप्शन आए तो ये बनती थी, ऐसे ऑप्शन आए तो क्या करें हम? फिर हम मूल रूप पे जाएंगे। कर्म कारक एक में भी नहीं दे रखा और अकर्मक सकर्मक पूछी है, तो हम किस पे जाएंगे? मूल रूप पे जाएंगे। मूल रूप में पढ़ना क्रिया सकर्मक थी, लिखना भी सकर्मक, देखना भी सकर्मक और सोना अकर्मक। अगर किसी भी लाइन में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो हम पीछे जाके मूल रूप देख लेंगे और मूल रूप के हिसाब से राम सोता है, ये कौन सी बन जाएगी? अकर्मक क्रिया। तो हमें इसको रटना नहीं है कि ये क्रिया सकर्मक है, ये क्रिया अकर्मक, बस हो गया। नहीं, क्रिया का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि मूल रूप से कौन सी अकर्मक सकर्मक है और ऑप्शन आए तो हम कैसे उसका उत्तर लगाएं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, हमने सिर्फ रटी है कि ये 5-10 क्रिया अकर्मक होती है, ये 5-10 क्रिया सकर्मक होती है, तो भी हमारा आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि किसी रूप में भी प्रश्न आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, बदला हुआ रूप भी आ सकता है, तो हम क्या करेंगे? इसलिए हमें गहराई से समझना होगा कि सामान्य रूप पूछे तो कैसे उत्तर दें, वाक्य में प्रयोग कर रखी है तो वो किस रूप में कर रखी है, कर्म कारक दे रखा है कि नहीं दे रखा है, तब हम कैसे उत्तर दें। तो ये आज हमने किया है क्रिया के भेद कर्म के आधार पे। इसके बहुत सारे भेद और भी हैं जो हम इसके अगले भाग में करेंगे।